प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं बी सी रमपुरिया, अध्यापक GRB इंटर कॉलेज राठ। आज हम आपको इतिहास में मुद्रण क्रांति और उसका असर, कैसे मुद्रण क्रांति फैली, इसका क्या अर्थ है, आखिर इसका क्या असर पड़ा पूरे विश्व में, मुद्रा क्रांति क्या थी, अर्थात छापे खाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता ही बदल गया। इससे लोक चेतना बदली और बदला चीज़ों को देखने का नज़रिया। जब यानी मुद्रण क्रांति आ गई तो उससे नज़रिया ही बदल गया लोगों का। नया पाठक वर्ग, जो पढ़ने वाले लोग हुआ करते थे, छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हो गया। छपाई से किताबों की कीमतें गिरीं। किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया और बड़ी तादाद में प्रतियां छापना आसान हो गया। बाजार किताबों से पट गईं। पाठक वर्ग भी बृहत्तर होता गया, यानी जो पाठक वर्ग था उसका भी विस्तार हुआ। किताबों तक पहुंच आसान होने से पहले एक नई संस्कृति विकसित हुई। अब तक आम लोग मौखिक संचार में जीते थे। वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे, गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे और किस्से भी उनके लिए बोल करके पढ़े जाते थे। ज्ञान का मौखिक लेन देन ही होता था। लोग बाग समूह में ही दास्तान सुनते या कोई आयोजन देखते आए थे। अब आप 8वें अध्याय में देखेंगे कि वे तन्हाई में या खामोशी से पढ़ने के आदी नहीं थे। छपाई क्रांति के पहले किताबें न केवल महंगी थी बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छापना भी असंभव था। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच सकती थीं। अगर पहले की जनता श्रोता थी तो कह सकते हैं कि अब जब पाठक जनता अस्तित्व में आ गई है, यानी अब जो जनता है वो पढ़ने वाली जनता हो गई है। लेकिन यह संक्रमण सरल नहीं था। किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता की दर सीमित ही थी। प्रकाशकों के लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताब के प्रति दिलचस्पी कैसे जगाएं। इसके लिए उन्हें मुद्रित कृति की व्यापक पहुंच का ध्यान रखना पड़ता था। जो नहीं पढ़ पाते थे वे भी बोलकर पढ़े गए को सुनकर के उसका लुत्फ भी उठाते थे। जो यानी पढ़े लिखे हुआ करते थे वो बोलते थे और वो उनको सुन करके लुत्फ उठाते थे। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीत और लोक गाथाएँ छापनी शुरू कर दी और ऐसी किताब आमतौर पर तस्वीरों से खूब सजी धजी यानी सचित्र होती थी। फिर इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराब घरों में गाया सुनाया जाता था। इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई और छपी सामग्री मौखिक अंदाज में प्रकाशित हुई। मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के बीच की विभाजक रेखा धुंधली पड़ गई। श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे से घुल मिल गए। अब है धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। छापे खाने से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुबाहिसे के द्वार खुले। उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छाप करके उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना करते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर महत्व भी था। हर कोई मुद्रित किताब को लेकर के खुश नहीं था। उन्होंने इसका स्वागत भी किया। उनके मन में इसको लेकर के कई डर थे। कई लोगों को छपी किताब के व्यापक प्रसार और छापे
शब्द की सुगमता को लेकर के आशंका थी कि न जाने इसकी आम लोगों के जीवन पर क्या असर हो। भय था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण न होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। धर्म गुरुओं और सम्राटों तथा कई लेखकों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता नव मुद्रित और नव प्रचारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार भी बनी। आइए देखें कि जीवन के एक क्षेत्र धर्म में इसका क्या असर हुआ। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखीं। इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांकी गई, जिसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे हुए पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तजुर्बे या अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गईं और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की ही दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। कई इतिहासकारों का यह ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और इसमें धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में भी मदद मिली। तो इस तरह से इसमें कई प्रकार के सुधार भी हुए। अब आगे है मुद्रण और प्रतिरोध। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। 16वीं सदी की इटली के एक किसान मेनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और उसने ईश्वर व सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गया। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब एक्विजिशन, जिसको कहा जाता है धर्मद्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था, एक संस्था का यानी शुरुआत की, तो मेनोकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सज़ा दे दी गई। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाईं और 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। इस तरह से ये भी इसका असर पड़ा। अब आगे है पढ़ने का जुनून। पूरे 17वीं और 18वीं सदी के लोग यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती गई। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने गांवों में स्कूल स्थापित किए और किसानों, कारीगरों को शिक्षित करने लगे। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में भी साक्षरता दर 60 से 80% तक हो गई थी। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापने लगे। नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस्म किस्म का साहित्य छपने लगा। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव-गांव जाकर के छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम कर पर लगाया। एक किताब में मुख्तः पंचांग के अलावा लोक गाथाएँ और लोकगीतों की हुआ करती थी, लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंचने लगी। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक पैसिया किताबें बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता था। इन किताबों को गरीब तबके भी खरीद कर पढ़ सकते थे। फ्रांस में बिब्लियोथीक ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागज़ पर छपी और नीली जल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियाँ थीं और अतीत की थोड़ी गाथाएँ भी इन्हें इतिहास कहते थे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई आकार प्रकार थे। 18वीं सदी के प्रारंभ में पत्रिकाओं पर प्रकाशन शुरू हुआ, जिनमें समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा
दूर देशों की खबरें होती थीं, उसी जगह वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन व मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए और नक्शों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। जब हाईजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए तो उनके लिए विज्ञान बोध में पगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। टॉमस पेन, वाल्टेयर और जॉन रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपने लगीं और पढ़ी जाने लगीं। जाहिर है कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे मैं आपको दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम, इसके आगे के बारे में मैं आपसे फिर मिलूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।